आज हमारे इस कार्यक्रम के दो प्रमुख वक्ता हैं। इंजीनियर राहुल पटेल जी जो कि आईआईटी रुड़की से हैं। आप जो है एक शिक्षक भी हैं, संस्कारक भी हैं, समाज सुधारक हैं और बिजनेसमैन भी हैं। तो आपका स्वागत है इस ग्रुप के आज इस मुख्य वक्ता के रूप में। और द्वितीय मुख्य वक्ता जो हमारे आचार्य आचार्य निरंजन सिन्हा साहब हैं, जो कि मौलिक लेखक हैं, समाज सुधारक हैं और रिटायर्ड टैक्स ऑफिसर हैं, बिहार से हैं, जो कि पटना में निवास करते हैं। आपका भी बहुत बहुत सर स्वागत है इस ग्रुप में। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के प्रथम मुख्य वक्ता आदरणीय राहुल पटेल साहब को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि कृपया आप आएं और अपने विचारों से समाज और संगठन को और नई गति देने का प्रयास करें। जी, आदरणीय राहुल पटेल। धन्यवाद। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आ रही सर आपकी आवाज़। आप सभी को जोहार। आपने जो मेरा परिचय दिया एक बिजनेसमैन के तौर पर, तो यह जो है लगभग 10 साल पहले यह यात्रा शुरू हुई थी, जर्नी शुरू हुई थी, जहां मैं सिर्फ 4-5 साल के लिए ही एक बिजनेसमैन कम एक उद्यमी ज़्यादा अपने को कहूँगा। मैंने अपना कैरियर चुना था कि मैं उद्यमी बनूँगा, उद्योग जगत में शायद कुछ कर सकूं, पर वह असफल हो चुका है। लेकिन अभी ये मेरा है कि मैं युवाओं को, अन्य लोगों को उद्यम के लिए बढ़ावा देता हूं, तरह तरह के विचार देता हूं। मेरी कोशिश है कि अगर फंडिंग की ज़रूरत हो तो चीज़ें मैटेरियलाइज हों। आपने शिक्षक के रूप में मेरा परिचय दिया, तो शिक्षक के रूप में मेरी यही भूमिका है। चूँकि अब मैं कहीं, मेरा आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। मैं रुपए की अर्थव्यवस्था से दूरी बनाई है, इस चीज़ पर मैं बोलता हूँ, लगातार बोलता हूँ अनेक प्लेटफॉर्म से। तो मैं स्वयं ही उसका एक तरह से उसको प्रैक्टिस भी करता हूँ। और पर जीविका के लिए कुछ तो चाहिए, महीने का लगभग 10,000 खर्चा है। तो मैं अपने घर में ही बच्चों को कुछ पढ़ाता हूँ और एक वॉलंटरली स्वैच्छिक रूप से एक कड्डीरी पास के ही गांव में माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ बच्चों को 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को विज्ञान पढ़ाता हूँ। लेकिन मूल उद्देश्य यह नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। मूल उद्देश्य यह है कि शिक्षा में जो समस्याएं हैं, क्यों नहीं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि हमारे जो युवा हैं इंडस्ट्री रेडी नहीं हैं, या फिर शिक्षा का जनरल स्टैंडर्ड है वह उतना अच्छा अब नहीं रहा है। तो उसमें क्या समस्याएं हो रही हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, गार्जियंस की तरफ से और टीचर्स की तरफ से और व्यवस्थापक के तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर मैं बेसिकली चाहता हूं कि मुझे कुछ इंसाइट मिले। यह भी एक लक्ष्य है। मैं ज़्यादातर अपने को किसान नेता कहलाना पसंद करता हूं। खैर, ये मेरा परिचय था जो आपने बोला, उस पर मैंने ये बात बोला। अब आज के ये पर मैं, हालांकि यह जो मिशन है, इस पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन, इस पर मैं पहले भी काफ़ी बोल चुका हूं और एक बार फिर से थोड़ा सा बोलूँगा। लेकिन मेन जो मेरा फोकस रहेगा वह ऐतिहासिक विषय वस्तु पर रहेगा। तो थोड़ा सा परिचय यह देना है कि जैसे अभी कुछ समय पहले ही, अभी परसों का बात है कि मैं कचहरी में, जो यहाँ पे लोकल स्थानीय कचहरी है, कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। कुशवाहा जी हैं, काफ़ी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लड़ाई लड़ते रहते हैं। कई बांध उन्होंने बनवाए हैं झरनों पर। और तो उनसे मैं इसी बारे में, आप इस मिशन के बारे में मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो समझ रहे हैं कि यह जो है, जो लोग, यानी वर्णवादी व्यवस्था वाले लोग सरकार के हर अंगों में बैठे हुए हैं या निजी क्षेत्रों में भी, तो हम लोग जब पुरोहिती उन्हीं से करवाते हैं तो उन्हीं के हाथ मजबूत करते हैं। मतलब उनका जो बॉटम लाइन है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, अपने हायर लेवल से भी ऊपर रखते हैं। एक बड़ा अच्छा टिप्पणी था और यह हम लोग को समझना चाहिए। यह क्लू देता है कि क्यों हम लोग को इस मिशन से जुड़ना चाहिए, कि जब आप उनके हाथ मजबूत करते हैं तो फिर जब उनका बॉटम लाइन ही बहुत अच्छा है तो फिर तो अपर लाइन का पूछना ही क्या। अच्छा, तो यह कहकर मैं अपने मूल विषय वस्तु पर आता हूँ।
अभी कुछ समय पहले फेसबुक पर लगभग मुझे लगता है 2-3 महीने हुए एक पोस्ट डाला था इस रिस्पांस में कि राजीव पटेल जैसे दिग्गज भाषाविद पाली के और बौद्ध पर अथॉरिटी एक तरह से कह लीजिए, और भी कुछ लेखकों के कि नाग के बारे में वो लोग बता रहे थे कि ये एक्चुअल नाग नहीं है, सांप नहीं है, ये उनका हो सकता है कि टाइटल हो या फिर ऐसा हो। राजेंद्र बाबू भी यहाँ सासाराम के ही हैं, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ बात कही कि तक्ष और टक और बहुत सारे नागवंशी होने की बात, और कश्मीर में और कई जगहों पर उन्होंने बताया, कई रेफरेंस भी उन्होंने दिए नागों के बारे में कि नाग एक्चुअली एक प्रजाति थी और ये जो मूर्तियों में नाग वाग बना है उस सांप से कोई मतलब नहीं है। और मैंने जो लेख लिखा था उसमें मैंने लिखा था कि देखिए, जब आपके शिलालेखों में और शैल चित्रकारी में या किसी भी तरह का डिपिक्शन जहाँ होता है आपके पुराणों में जो भी, और जब वह डिपिक्शन आप किसी जीव या पेड़ पौधों के रूप में करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रेसिडेंस होना चाहिए। मतलब हवा हवा से नहीं आ सकता आपके दिमाग में, कल्पना में नहीं आ सकता। कल्पना में कोई चीज़ तभी आएगा जब वो कहीं हो, कुछ ना कुछ हो। और मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि आप जहाँ भी देखेंगे इन डिपिक्शंस में, तो वो जो नाग रहते हैं बड़ा लंबा चौड़ा रहते हैं और मोटे रहते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पतले सांप रहते हैं, छोटे सांप रहते हैं। वो नाग जो दिखाए जाते हैं, जिनको डिपिक्ट किया जाता है, वो पाइथन वाले टाइप के रहते हैं, जिनका मूल निवास ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे बर्मा है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, ये सब जो देश हैं वहीं इनके मूल निवास हैं। हमारे यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इस मोटे वाले सांप। तो चूँकि वो क्षेत्र लगा हुआ है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, इसलिए वहाँ पे हैं। तो और उन्हीं सांपों से आप देखेंगे वहाँ पत्थर की जो मूर्तियाँ भी हैं सांपों की, तो बड़े बड़े मूर्तियाँ और मोटे मोटे सांप वाले। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि अगर उनका डायमीटर का बात किया जाए तो 2-2 मीटर डायमीटर के उनका ये दिखाया जाता है, जो बॉडी है वह दिखाया जाता है। तो इस पर फिर अनेकों खंडन आए, और तो मैं आज उस पर बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं शुरू करता हूँ अपनी कहानी सागर मंथन से। आपने भी सुना होगा क्षीर सागर का मंथन, जो हमारे शायद पुराणों में भी वर्णित है, कहीं कहीं रामायण में भी वर्णित है। और आप यूं भी जानते हैं, एक हम लोग पर्व मनाते हैं अनंत, जो कि हम लोग मानते हैं कि सर्दी की शुरुआत होती है। तो उसमें भी हम लोग सागर मंथन, एक थाली रहेगा, उसमें शायद दूध और पानी ये सब मिला के, और उसमें एक खीरा जो है, खीरा लेके मथते हैं, और उसमें यह हम लोग नाटक करते हैं कि हमने सागर मथा और उससे रत्न या खजाने निकले, जो कि हमारे यहाँ वर्णन भी है कि 14 टाइप के रत्न मिले, जो कि एक्चुअली रत्नों के अगर नाम हम गिनाएं तो ऐरावत हाथी, हलाहल, अमृत, कामधेनु, गाय, घोड़ा, मणि, पारिजात, अप्सरा, लक्ष्मी, मदिरा, चंद्रमा, कल्पतरु, शंख, धन्वंतरी। तो ये रत्न नहीं है, उस तरह से रत्न नहीं है जैसे कि आप अंगूठी में पहनते हैं। ये उस तरह से रत्न है कि ये चीज़ें जो हैं अनोखी हैं, और मतलब नॉट जनरली फाउंड, नॉट फाउंड इन योर एरियाज। कहने का मतलब कि आपके क्षेत्र में वो कॉमनली नहीं पाया जाता है, आपको कहीं से मिला है। तो इन सब चीज़ों पर मैं अगर शुरू से शुरू करूं तो देखिए, अगर नासा के वेबसाइट पर आप जाएंगे, उनके सी लेवल चेंज पर जो उन्होंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिया है, तो उसमें उनका कहना है कि लगभग 21,000 साल से लेकर 11,700 साल तक वैश्विक तापमान 4 डिग्री सी बढ़ा था। और उस समय मैं आंकड़े दे रहा हूँ, उस समय समुद्र का जो लेवल था 85 मीटर ऊपर उठा था, 85 मीटर। और भले यह तापमान का बढ़ना रुक गया था, लेकिन जो आइस शीट्स थे वो पिघलते रहें, और समुद्र का लेवल अनदर 8,000 ईयर्स तक, मतलब अगले 8,000 साल तक और बढ़ता रहा 45 मीटर। कुल मिला के 430 फीट ये जो समुद्र का स्तर है वह बढ़ा था।
और इसके बाद लगभग 3000 साल पहले तक यह चलता रहा। 21,000 साल से लेकर 3000 साल तक यह चलता रहा और फिर वैश्विक तापमान में स्थिरता आई और इस तरह से समुद्र का जो स्तर है, जल स्तर है, उसमें भी स्थिरता आई। लगभग पिछले 100 साल में थोड़ा मोड़ा चेंजिंग हुआ है, लगभग 4 मीटर 5 मीटर बढ़ा है, लेकिन 3000। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, जरा सुनिए। आप भारत से अगर पूरब जाएंगे तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया और वो सब हैं। और उससे पूरब जाएंगे तो छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं, जहाँ पे पोलिनेशियन कंट्रीज उनको कहते हैं। बेसिकली ये जो पोलिनेशियंस हैं, जब समुद्र स्तर के बढ़ने से ये डूबने लगे तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के मेन लैंड पर आए। एकदम यह लॉजिकल बात है, 3000 साल पहले हैं। और लगभग 1500 BC, मैं टाइमलाइन भी दे रहा हूँ। और ये लोग जो हैं समुद्री मैरीटाइम जो ये होता है ना, सी फेरर कम्युनिटी, यानी जो नाव चला सकते हैं, इस कला में माहिर थे। और एक कला में और माहिर थे, पत्थरों की मूर्तिकारी। ये दो चीज़ों में ये काफ़ी माहिर थे। और यह नतीजा है कि जब उनके अपने देश, टापू कह लीजिए, द्वीप कह लीजिए, जब डूबने लगे तो माइग्रेट हुए पहले साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। और फिर ये जो, अगर हिंद महासागर को पौंड कह लीजिए, तो पौंड के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका तो छोटे आइलैंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ये जो हैं टापू, मतलब ये एक किनारे हैं एक तरह से। और ये सब जगह का है, ऑस्ट्रेलिया में भी और भारत के दक्षिणी भाग में भी, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया और बर्मा और ये जो किनारे किनारे हैं, ये फिर उधर भी थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, उधर भी ये फैले हैं। अभी कल की बात है कि एक वीडियो मेरे सामने आया कि दक्षिण भारत में एक हथियार है, बहुत प्राचीन हथियार, वलारी, जो कि ठीक ऑस्ट्रेलिया के बूमरैंग की तरह काम करता है कि आप फेंकिए और अगर वो आप टारगेट पर लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो रिटर्न होकर आपके हाथ में आ जाए। ये दुनिया में ये हथियार कहीं और नहीं मिलेगा। ये दोनों जगह पर हथियार हैं। यहाँ पे तो अब तमिलनाडु में तो अब नहीं है, पर बूमरैंग अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है। और इनका ओरिजिन ऑस्ट्रेनेशियन से ही है, जो पोलिनेशिया से आए हुए लोग हैं। अब जरा देखिए, ऑस्ट्रोनेशियन में एक वर्ड है नाग, जिसका मतलब होता है सी सर्पेंट। एक सांप है, विशाल सांप। और न, जो अक्षर है न, ये पानी से संबंधित है। और देखिए कैसे मज़ेदार बात है, आप अपने डेली लाइफ में अनेकों वर्ड्स यूज़ करते हैं जो न से शुरू होता है और जिसका मतलब कहीं ना कहीं पानी से संबंधित होता है। न से ही नमी बना हुआ है, नम, जो पानी से संबंधित है। और न से ही नाक बना हुआ है, जिससे पानी निकलता है, और नेटा जो है उसमें पानी रहता है। न से ही नदी बना हुआ है, नहर बना हुआ है। और न से ही नल है, नाला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि न से ही नगर बना हुआ है, जो नदी के किनारे रहते हैं। और नारियल जो है वह न से ही बना हुआ है, उसमें पानी रहता है और समुद्र तटीय क्षेत्रों के पानी के विशाल राशि के किनारे पाया जाता है। और यह न ही नगर, जो नगर का नकर, नकर का एक मतलब होता है मगरमच्छ, जो न से म हुआ। और हमारे यहाँ नकर का मतलब, उनके भाषा में नकर मतलब मगरमच्छ, तो हमारे यहाँ वो नकर का मगर हो गया। और यह अगर छोटे बच्चों में देखेंगे, पानी के लिए हमारे यहाँ पता नहीं दूसरे जगहों पर क्या होता है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे हैं, पानी के लिए उनको सिखाया जाता है मम। जब कहते हैं मम तो मतलब पानी पीना है। और म से ही मगर बना हुआ है, और मगरमच्छ, पानी में रहने वाली बड़ी मछली, इनके पैर भी हैं। और मगर गो, इस तरह से न जो है, हमारे देश में बहुत सारे वर्ड में इससे शब्द बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं पानी से संबंधित हैं। और इन सब का स्रोत ऑस्ट्रोनेशियन वर्ड है। आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कल्चर में, उनके मूर्तियों में, उनके डिपिक्शंस में
जो पौराणिक टेल्स हैं, तो देखेंगे बड़े बड़े सांप रहते हैं जिनके छोटे छोटे पैर भी रहते हैं। कभी कभी बिना पैरों के भी होता है और कभी कभी वो ड्रैगन टाइप की भी रहते हैं, और ऐसे अजीब सा मुंह रहता है ड्रैगन जैसा, लेकिन शरीर उसका सांप जैसा रहता है। कभी कभी उसके पैर भी रहते हैं। तो ये पैर रहने का कारण यह है कि मगरमच्छ जो सी क्रोकोडाइल्स है, जो समुद्र किनारे रहते हैं, उनसे ही ये आया हुआ है, उनमें पैर का रहना। लेकिन मोटा मोटी यह नाग ही है। और अ, नाग से ही कुछ वर्ड्स मैं कोट करता हूँ ऑस्ट्रेनेशियन के, कि नाग, नुआ, नुगुआ, ग्वेक, गोक, नाक, ये सारे के सारे वर्ड हैं। और बुकुनावा, जो कि एक फिलीपींस वर्ड है बुकुनावा, जिसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा सांप जो चंद्रमा को निगल सकता है। और अंग्रेजी का शब्द स्नेक, एस जो शब्द है, एक्चुअली प्रोटो इंडियन यूरोपियन इसको इक्विवेलेंट कहेंगे। जो एस वर्ड है हिसिंग साउंड से आया, स्नेक, नाग, नाग से है नेग। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो आदि किसान की थ्योरी है, कि हमारी जो संस्कृति है जिसको हम लोग अपना मानते हैं, कि हिंदू या सनातनी या ब्राह्मणी या बौद्ध भी, ये बेसिकली पूरब से आए हुए हैं। और इस पर हमारा कई लोगों से मतलब तर्क वितर्क भी होता है, जो काफ़ी ज्ञानी लोग हैं। मेरे एक बड़े भाई हैं प्रोफेसर संजय कुमार बीएचयू में हैं, उनको भी मैंने एक बार तो उन्होंने तुरंत काट दिया। कई लोग काट देते हैं कि नहीं नहीं, अब भारत से जो है यह संस्कृति साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गया है, लेकिन आदि किसान विचारधारा यानी हम लोग कहते कि नहीं, वहाँ से यहाँ आया है। तो इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ और भी प्रूफ दूंगा। जैसे श्रीलंका में जो शुरुआती लोग थे एबॉरिजिन्स, वो लोग नागवंशी थे, नागों की पूजा करते थे। और एक महदी साहब हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है। उनका कहना है कि यह नागवंशी जो हैं द्वीपों में रहते थे, समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, मेगालिथ पूजने वाले लोग हैं, भैंस की बलि देने वाले लोग हैं, और शिकारी लोग हैं। आप देख सकते हैं कि भारत के मैदानी इलाकों में रहने वाले और कई जगह पे जो गांव में रहते हैं, इनलैंड, समुद्र तटीय क्षेत्र के नहीं, इनलैंड, मेन लैंड में जो रहते हैं, वो लोग नदियों के किनारे रहने वाले लोग नहीं। वो लोग ज़्यादातर खेतीहर लोग हैं, शिकारी कम हैं। और यह फैक्ट जो है, यह जो फैक्ट है कि हमारे जो लोग हैं नागवंशी लोगों से अलग थे। अच्छा, कुछ और भी आपको समुद्र, चूंकि समुद्र मंथन पर मैं बोलना चाहता हूं, तो कुछ और भी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि कुछ क्षेत्रों के जो नाम हैं, जैसे समुद्र मथन, काली मथन, ये सब इंडोनेशिया में हैं। समुद्र मथन है तो समुद्र से ही है, और समुद्र से ही सुमात्रा बना हुआ है। और सुमात्रा और समुद्र दोनों ही संस्कृताइज्ड वर्ड है, मतलब वहाँ का जो पाली था उसका संस्कृताइजेशन जब होना शुरू हुआ, तो उसी समुद्र से सुमात्रा बना हुआ और समुद्र बना हुआ है। और वहाँ पे जगह का नाम है समुद्र मथन, काली मथन, काली मंथन ही कहते हैं उसको। हमारे यहाँ मणिपुर में, शायद मणिपुर में या मेघालय में एक खासी ट्राइब्स है, और बाकी जगहों पे मुंडा ट्राइब्स हैं। वो लोग नागवंशीय लोग हैं, ऑस्ट्रोएशियाटिक लोग। और अगर आप देखेंगे तो दो तमिल भाषा का बहुत सारा शब्द जो है एकदम ऑस्ट्रोनेशियन लैंग्वेजेस के एकदम नज़दीक है। बहुत सारे शब्द एकदम मिलते जुलते रहेंगे। ब्राह्मी, जो हमारे यहाँ प्रचलित नैरेटिव है कि लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, लैंग्वेजेस में स्क्रिप्ट का जो डेवलपमेंट है, तो हमारे जो नैरेटिव बनाया गया है वह ऐसे बनाया गया कि ब्राह्मी से एक साइड में तो ये तमिल वगैरह आया है, द्रविडियन लैंग्वेजेस का वो है, और दूसरे साइड में पाली और ये सब आए हैं, गुप्त जिसको कहते हैं। तो आप देखेंगे कि अब बाइफर्केशन जो है यह भी इंडिकेट करता है कि क्यों ब्राह्मी से तमिल हुआ है और सीधे ब्राह्मी से पाली। और तो बात यह है कि जब ऑस्ट्रोनेशियन लोग जो पाली उन्हीं उन्हीं के हैं,
उन्हीं के लैंग्वेजेस के सारे लगभग 70% वर्ड मिलेंगे आपको, संस्कृत में भी 70% वर्ड उन्हीं के मिलेंगे। तो वहाँ से ये लोग जब पोलिनेशियन कंट्री से डूबने के बाद, और डूबा तो नहीं है, अभी भी है, बहुत कम बचा हुआ, तो वहाँ से जब ये फुनान एरिया में बसे, कंबोडिया फुनान एरिया में। मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ राहुल जी, क्षमा चाहता हूँ राहुल जी। जी मतलब हम थोड़ा सा अब उसको ज्यादा डीप में जा रहे हैं, उबाले भाग में, उसको थोड़ा समाप्त करके अगर इधर वाले हम आए अपने तरफ ना, जो अपना मिशन वाला है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना जी राहुल जी। फिर उसके बाद सर का भी सुनना हमें, लेनिन सिन्हा सर का, है ना, जो बचा हुआ भाग है, फिर उसको हम लोग आगे करेंगे। ठीक है। मैं एक्चुअली आपको मैं लोगों को शुरू में ही बोल चुका था कि जो मिशन है उस पर मैं जो बोलना था मैं शुरू में ही बोल दिया। मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं सर भी तो आ मैं गए इसको हैं, एंड कर देता हूँ, उसमें क्या है, सर का सुना जाए। थोड़ा सा और आप करके मतलब समाप्त कर दिए उसको, रिमेनिंग पार्ट हम लोग फिर आगे करेंगे। अच्छा, तो ब्राह्मी से मैं बोल रहा था कि जो तमिल है वो आया हुआ है, तो वहाँ से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से जब यह फैला तो वहाँ पे पाली रह गया और यहाँ पे आके तमिल हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि जो समुद्र मंथन में पर्वत का बात आता है और फिर उसको मथने के लिए नाग का बात आता है, और क्षीर सागर का बात आता है, तो उस पर ज़रा अगर देखेंगे तो एक स्पार्टली आइलैंड है आपके साउथ चाइना सी में, और कहाँ फिलीपींस, वेस्ट फिलीपींस सी में भी है, मतलब वो दोनों क्लेम करते हैं कि मेरा है। तो स्पार्टली आइलैंड जिस पे कि अमेरिका का शायद कब्जा अभी, तो उस पर उसका एयर बेस है। तो वह उसका नाम था मंदराचल पर्वत पहले, और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के चलते जब वह डूबा तो वहाँ वर्लपूल जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, और उसको ऑस्ट्रोनेशियंस लोग जो हैं मार्कर की तरफ, मतलब जब समुद्र में विचरण करते हैं तो कुछ मार्कर आप तय करते हैं कि यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे है, इतने दूरी पे है, पूरब में है, पश्चिम, जो भी है, तो मार्कर की तरह इस्तेमाल उसको करते थे। अब अगर आप देखेंगे तो सांप आपको समझ में आया, क्योंकि ऑस्ट्रोनेशियन का पूरा जो कल्ट है, सन क्या चीज़ है, पूरा कल्ट जो है सन, ट्री और सरपेंट, सूर्य, वृक्ष और सांप, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द पूरा का पूरा इनका कल्चर घूमता है। तो आप देखेंगे कि ये सांप हो गया मंथन के लिए, और मंदराचल पर्वत हो गया, वर्लपूल हो गया, और क्षीर सागर का उन्होंने बात किया था, तो उस पर मैं आता हूँ। पहले यह देखिए कि सागर मंथन में जो रत्न निकले थे, ऐरावत, ऐरावत जो एयर है उसका मतलब होता है, एयर का मतलब होता है समुद्र मलय में, और ऐरावत हाथी जो कि सफ़ेद था, और मलय में पाए जाने वाला हाथी सफ़ेद केवल थाईलैंड में पाए जाते हैं, यही हाथी वहाँ माइग्रेट किए हुए हैं और यहाँ इंडिया में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे कामधेनु गाय, गाय पर मैंने एक लेख लिखा था, जो कि गाय का ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो इंडोनेशियन कंट्रीज़ हैं और थाईलैंड है। घोड़ा हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, या घोड़ा आया हुआ है सिल्क ट्रेड रूट से। मणि जो कि समुद्र में मिलता है, उसके बारे में बात हो रहा है। पारिजात, जो हमारे यहाँ पारिजात बड़ा सुगंधित फूल है, यह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का ओरिजिन है। अप्सरा, आज भी अप्सराएँ वहाँ हैं, वहाँ के ये पर मंदिरों पर अप्सराओं का चित्र है, वहाँ अप्सरा का नाच होते रहता है। लक्ष्मी, वहाँ वैश्यवृत्ति थाईलैंड में बहुत ज़्यादा है, छोटी बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, वह ये धंधा करती है, वैसे घर में लाती है। कल्पतरु एक उसका नाम इंग्लिश में है बेंजामिन ट्री, मलय में उसको बेरिंगिन ट्री कहते हैं। बेरिंगिन का मतलब होता है मलय में विश, मतलब इच्छा, और उसका नाम वीपिंग फिग भी है। हमारे यहाँ भी कहीं कहीं पाया जाता है, जिसको पुकर कहते हैं, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा। मराठी में उसको नादरुक कहते हैं, मलयाली में उसको पुत्रजुई कहते हैं, चाइनीज़ बरगद भी कहते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे चंद्रमा कोई धारण नहीं कर सकता, चंद्रमा समुद्र से नहीं निकल सकता, चंद्रमा टेढ़ा होता है, और एक्चुअली वह धनुष के लिए है, और धनुष के लिए एक संस्कृत में वर्ड है बाणासन, और ऑस्ट्रोनेशियन एक वर्ड है पाण का मतलब होता है बो, धनुष। इस तरह से ये सारे इंडिकेशन हैं कि यह जो कल्चर है हमारे देश में,
यहाँ से साउथ स्टेशन में नहीं गया है, वहाँ से यहाँ आया है। क्षीर सागर क्यों कहते हैं? आपको मैंने नारियल शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया था। क्षीर सागर, रामायण में एक जगह वर्णन है कि क्षीर सागर के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वह वहाँ काफ़ी नारियल के पेड़ थे और नारियल खाते थे। और उसका जो पानी होता है, जब मिक्सिंग करते हैं तो दूध जैसा हो जाता है। जब उसके गुदा को आप मथते हैं, इस तमिलनाडु में इसका बहुत ही उपयोग है, उसका खीर बनाते हैं उसका। और थाईलैंड की खाड़ी के चारों ओर जो है वो सारे द्वीप समूह में नारियल का ढेर है। हलाहल का दो मतलब निकाला जाता है। एक सुलावेसी है, नॉर्थ सुलावेसी जगह है इंडोनेशिया में, वहाँ पे एक वर्ड है उलाह मतलब सांप, और उसी से हलाहल बना है। तो ल मतलब उत्पन्न होता है, हलाहल उला सांप से उत्पन्न, एक मतलब वह भी है, और दूसरा मतलब है सुपारी भी हमारे यहाँ मात्र 2000 साल पहले भारत में आया था, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थाईलैंड के स्पिरिट के में 10,000 साल पहले उसका एविडेंस मिला हुआ है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और अगर कोई भी इसका मीनिंग लेंगे तो दोनों ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आए हुए हैं, ऑस्ट्रोनेशियन वर्ड हैं। कल्पतरु का मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं भी रेफरेंस नहीं है कि यह संस्कृति हमारे देश की संस्कृति है, भारत की। जम्बू द्वीप पर भी मैंने लेख लिखा हुआ है, ये सारे लेख मैं फेसबुक पर लिखता हूँ। कछुआ अवतार की बात की जाती है, जिस पर वो मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में मथते समय रखा गया था ताकि वो अस्थिर रहे। तो आप देखेंगे कि एक शब्द है जावानीज में कुर का मतलब होता है कछुआ। इसी कुर से कुर्म बना हुआ है संस्कृत का, और कुर्मा अवतार कहते हैं, जो कि कछुआ अवतार ही है। और शायद कुर्मी का यहीं से निकला हो, लेकिन हमको इसके बारे में नहीं पता है। पर यह चीज़ जो कछुआ कुर आया है, कुर्म, वहाँ से आया हुआ है। मैं अपनी बात यहाँ कह के समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया।